तो बच्चे हम बोल सकते हैं प्योर रोटेशनल रमन लाइन्स appears on both side of Rayleigh line when the transition of molecule take place from one rotational लेवल टू अनदर। क्या कह रहा है, मोलिक्यूल का अगर ट्रांजिशन होता है वन रोटेशनल लेवल से दूसरे पे, तो हमें रिले लाइन के दोनों साइड हमें क्या दिखाई देंगी, रोटेशनल लाइंस, रमन स्पेक्ट्रा लाइंस दिखाई देंगी बच्चे। तो अब हमारे पास क्या हो गया, तो हम सिलेक्शन रूल देखते हैं। व्हाट इज द सिलेक्शन रूल? सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा, कि इसका सिलेक्शन रूल क्या है। पहला हमने रूल देखा तो उसको ग्रोथ सिलेक्शन रूल बोलते हैं, कि मॉलिक्यूल के पास पोलराइजेबिलिटी में चेंज आना चाहिए वाइब्रेशन या रोटेशन की वजह से। ये क्या हो गया, इसके लिए हमने बोलते, देखो जब हम एब्जॉर्प्शन या एमिशन की बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन ओब्लिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो यहां पर हमारे पास जो हमने किया था लाइक रोटेशनल के अंदर, तो रोटेशनल क्या होता है, वन फोटोन प्रोसेस होता है, वन फोटोन की बात करते हैं। और यहां पे जो डेल्टा जे देखा था वो क्या था, +-1 था, एक फोटोन था। लेकिन ये जो स्कैटर्ड होता है हमारे पास एमिशन, स्कैटरिंग के अंदर जो अभी हमने किया क्या, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके अंदर जो रूल हो गया, ये 2 फोटोन होता है, इसके अंदर 2 फोटोन प्रोसेस। क्या हुआ, अगर ये 2 फोटोन प्रोसेस है तो हम यहां पे जो डेल्टा जे का कंडीशन 0 और +-2 लगाते हैं, ये 0 रिप्रेजेंट करता है रेले लाइन को, रेले स्कैटरिंग या रेले लाइन को, और ये जो करेगा, ये हमारे पास कोमा लगा दिया हम लोगों ने +-2, ये रोटेशनल को हमारे पास डिनोट करेगा। अब ये 2 फोटोन प्रोसेस इसलिए बोल दिया बच्चे, क्योंकि मेरा इंसिडेंट फोटोन आ रहा है, रेडिएशंस आ रही थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, वो मेरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर रही, वो किसी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के साथ नहीं करी। और जब वो आई एक बार यहां से, मान लिया कि ऐसा आया, अब मैं रमन दिखाना चाहता था, यानी कि स्टोक्स लाइन दिखाना चाहता था, वो नीचे से ऊपर चली गई, ऊपर से वापस आके यहां पे गई, तो ये एक अलग फोटोन आया था। और ये स्कैटर्ड की हम बात करते हैं, कि मॉलिक्यूल के साथ वो कर रहा है, मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट, उसने ये इनइलास्टिक कोलिजन किया, इनइलास्टिक कोलिजन। अगर इनइलास्टिक कोलिजन किया तो ये जब इसके साथ आया, ऊपर गया मॉलिक्यूल आया, तो उसने ये किया, जो इसकी एनर्जी कम हो गई थी मेरे पास, तो कह रहा है कि ये अलग फोटोन था, ये अपने आप में एक अलग फोटोन था, दोनों की एनर्जी क्या है, अलग अलग थी, या इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती। तो ओवरऑल अगर मैं एब्जॉर्प्शन में करता हूं, जितनी रेडिएशंस का एब्जॉर्ब करता हूं, उसी एनर्जी की तो एमिट करता है। देखो एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ था, कि किस एनर्जी का एब्जॉर्ब हो रहा है, ये हायर में चला गया, और जब वापस से लोअर में आएगा तो सेम एनर्जी का ही तो एमिट करेगा, वो एक ही फोटोन है। लेकिन यहाँ पे फोटोन 2 अलग अलग है भाई, इसकी एनर्जी अलग थी, इसकी एनर्जी अलग थी। अगर वो दूसरा कम एनर्जी का एब्जॉर्ब करता और एंटी स्टोक्स लाइन की बात करते तो हायर एनर्जी का फोटोन रिलीज कर रहा है, कम एनर्जी का रहा है, ज्यादा का रिलीज कर रहा है, एक तरह से, यानी कि वो स्कैटर्ड कर रहा है हमारे पास, क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन की बात की थी, स्कैटरिंग की हम बात करें, यहां पे इसने एब्जॉर्ब कर लिया, और मॉलिक्यूल के अंदर जो ट्रांजिशन है वो लोअर से हायर में, एमिशन में वो एमिट कर रहा है। तो ओवरऑल इनके अंदर जो एनर्जी होती है वो सेम ही होती है, लेकिन यहां पर एनर्जी दोनों की सेम नहीं है हमारे पास। तो जनरली हम बोलते हैं ये 2 फोटोन प्रोसेस, और ये कैसा है, 1 फोटोन प्रोसेस है। तो अगर हम ऐसा लिखें, तो अब जो रोटेशनल एनर्जी लेवल हम क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग तो हमने क्या लिखा था, एनर्जी ऑफ, अब डायटोमिक मॉलिक्यूल लिया था रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, तो हमने क्या बोला था, जो एनर्जी होती है बच्चे हमारे पास क्या है, प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा, एनर्जी ऑफ प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा के अंदर बात करते हैं, रमन स्पेक्ट्रा के अंदर। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए जो एनर्जी थी, ई क्या था, BJ+1, फिर क्या था, -DJ² J+1 का स्क्वायर 70 मीटर इनवर्स में। तो ये क्या नेग्लिजिबल है, दिस इज NEGLISI नेग्लिजिबल। हम नॉन रिजिड रोटर, जिसमें नॉन रिजिड रोटर की हम बात कर रहे थे, नॉन रिजिड रोटर की बात, तो इसको हमने क्या बोल दिया कि इसके अंदर जो उसके रोटेशन की वजह से उसमें डिस्टोर्शन कम है, तो हमने जो एनर्जी ली है वो क्या लिखी, E = BJ+1 70 मीटर इनवर्स की नॉर्मल ये एनर्जी होगी हमारे पास एक नॉन रिजिड रोटर की, अगर उसके अंदर हम डिस्टोर्शनल कांस्टेंट क्या कर दें, नेग्लिजिबल।
अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। अब यहां पे सिलेक्शन रूल लगाएंगे कि जो मेरा मॉलिक्यूल है वो क्या, जे की वैल्यू कहां से, 2 से 0 से 2 जा सकता है, 2 से 4 जा सकता है, 1 से क्या जा सकता है, 3 जा सकता है। अब हम लिखेंगे कि एनर्जी चेंज डेल्टा ई कितना आएगा। देखो अब यहां पे याद रखना बच्चे, जब हमने वो स्पेक्ट्रोस्कोपी किया था रोटेशनल, तो वहां पे इसको इस ई वाले से डिनोट किया। अब ये अलग अलग बुक में अलग अलग करते रहते हैं, लेकिन हम सभी जगह हम लोगों ने वो वेव नंबर की फॉर्म में एनर्जी लिखी है, तो यहां पर इसको ई लिख दे रहा हूं, और बाद में जब वेव नंबर की फॉर्म में लिखो उसको मैं म्यू लिख दूंगा। तो इसको यहां पर ई की फॉर्म में लिखते हैं, एनर्जी 70 मीटर इनवर्स, वहां पे इसको इस ई से रिप्रेजेंट किया। तो ये रिप्रेजेंटेशन ही है, लेकिन ओवरऑल जो इसकी एनर्जी वो तो क्या है, 70 मीटर इनवर्स। तो अब हम इसका अगर हम रूल लगा दे कि जो डेल्टा ई आ गया, डेल्टा ई क्या हो जाएगा, ई जे प्लस 2 माइनस ई जे, ये डेल्टा ई। तो अगर जे प्लस 2 करेंगे तो ये क्या वैल्यू बनेगी, देखते हैं। देखो बच्चे, तो अभी जो हमने एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला था रोटेशनल स्पेक्ट्रम में, क्या निकाला था, दिस इक्वल्स टू बी जे इंटू जे प्लस 2, ये किसमें था, 70 मीटर इनवर्स। ये इस तरीके से ई लिखा था। एक्चुअली ये क्या था, ये वेव नंबर है, वेव नंबर इक्वल्स टू ये एनर्जी लिखा था, हमने बोल दिया था इसके 70 मीटर में, इसको इस तरीके से हमने लिखा था। अब क्या हुआ, अगर हम डेल्टा ई निकाले, हमने देखा कि जो हमारा सिलेक्शन रूल है प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा के लिए, सिलेक्शन रूल के अंदर क्या है, जो डेल्टा जे वो कैसा है, +-2 है, क्योंकि ये हमारे पास ये स्कैटरिंग होगी और इसके अंदर ये 2 फोटोन प्रोसेस है, तो डेल्टा जे +-2। अगर हम एनर्जी सेपरेशन निकालें, नाउ एनर्जी सेपरेशन ऑफ प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा, अगर प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा में निकालेंगे तो हमने क्या निकालना था, डेल्टा ई निकालना है। ये दिस इज इक्वल टू क्या है, ई एनर्जी ऑफ जे प्लस 2 माइनस एनर्जी ऑफ जे लेवल, इस तरीके से। अगर हम इसको लिखें, मैं ब्रैकेट में भी लिख देता हूं, अगर अब मैं लिखता तो मैं इसको ऐसा लिखता, डेल्टा म्यू बार इक्वल्स टू म्यू ऑफ जे प्लस 2 बार माइनस म्यू ऑफ जे। तो बच्चे ये एक्स्ट्रा लिख रहा हूं फिलहाल मैं एक टाइप से, इसकी जगह बेटर वर्ड ये होता, फाइनली मैं इस डेल्टा की जगह म्यू बार लिख दूंगा, क्योंकि ये भी 70 मीटर इनवर्स में एनर्जी हमारे पास उस यूनिट, ये भी 70 मीटर इनवर्स में था। अब हम वैल्यू पुट अप करें तो इसका मतलब अब ई की वैल्यू ये थी बी जे इंटू जे प्लस 2। अगर हम डेल्टा ई निकालेंगे तो क्या एक कॉमन फॉर्मूला बनेगा कि यहां पर हम 2 रखें तो क्या बनेगा, बी जे प्लस 2 इंटू जे प्लस 2 प्लस 1 यहां पर, और आगे क्या हो जाएगा, माइनस बी। अब जे रखूंगा, इसमें जे रखूंगा तो क्या हो गया, जे इंटू जे प्लस 1। तो यहां से फाइनली क्या आएगा, बी अंदर करेंगे तो ये 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो करूंगा तो यहां से क्या होगा, बी यहां पे जे स्क्वायर ओपन करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3j इधर से 2j इधर से प्लस 5j, और ये 3 2 जा 6 इधर आ जाएगा बच्चे, माइनस बी जे स्क्वायर, अंदर ये करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस जे, ये माइन। अगर हम यहां से b कॉमन ले लेंगे तो जे स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा, एक जे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बच्चे, और एक यहां से एक 5j, ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस एक कैंसिल हो जाएगा, ये j था, एक j यहां से कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा b 4j प्लस 6, या इसी को हम लिख सकेंगे तो लिखेंगे 4bj प्लस 6। तो ये डेल्टा ई आ गया, या इसी को हम डेल्टा म्यू बार लिखेंगे, ये वाला। अब जो ये डेल्टा ई एनर्जी सेपरेशन है, इसी को हमने बोला हुआ है रमन शिफ्ट, दिस इज रमन शिफ्ट। देखो इसको समझते एक बार क्या था। अभी हमने सबसे पहले बोला था कि अगर हमारा जो फोटोन आया स्ट्राइक होके उसी एनर्जी का निकल जाए, सेम कि अगर इसकी एनर्जी h म्यू तो इसकी भी h म्यू, अगर इसका वेव नंबर एनर्जी v बार है तो ये v बार डैश ही हो जाए, तो दोनों की एनर्जी क्या हो जाती है, सेम। तो क्या हुआ था, जब हमने दिखाया डायग्राम बना के, तो जितनी एनर्जी का आया, जहां से ये ऊपर गया उसी लेवल से वापस सेम एनर्जी में आ गया था, तो ये सेम एनर्जी का निकलेगा। लेकिन अब हमने बोला था कि जो कभी कभी जो ये फोटोन जो निकल रहा है, स्कैटर्ड हो रहा है यहां से, उसकी एनर्जी ज्यादा हो सकती थी या कम, तो कितनी ज्यादा या कम। अब हमने बोला कि जो एनर्जी सेपरेशन कैसे था कि वो पहले यहां से फोटोन आया हमारे पास बच्चे, यहां से स्ट्राइक किया, ये ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद यहां पर ये इस हायर एनर्जी लेवल पे आ गया, तो यहां पर ये जब जाएगा तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, लेकिन कितनी कम हो जाएगी, डेल्टा ई एनर्जी कम हो जाएगी। देखो यहां पर डेल्टा ई एनर्जी कम हो गई एनर्जी यहां पर। लेकिन जब एनर्जी कम हो जाती है तब उसको बोलते थे स्टोक्स लाइन, दिस इज कॉल्ड स्टोक्स लाइन। ये स्टोक्स लाइन होंगी हमारे पास, इसको बोलता था रेले लाइन, दिस इज कॉल्ड रेले।
अगर उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती थी, कैसे कि अगर उसने एनर्जी ली और ये इस लेवल से हायर पे चला गया, लेकिन ये पहले ही कुछ हायर एक्साइटेड लेवल में था और जब ये वापस आएगा तो ये यहां पर आएगा, तो इसका मतलब इसकी कितनी एनर्जी इंक्रीज हो गई, इस लेवल से डेल्टा ई इसकी क्या हो गई, ये जो स्कैटर्ड गैस की एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। कितने से, इस डेल्टा ई से इंक्रीज। तो डेल्टा ई से ही कम होगी, डेल्टा ई से ही ज्यादा हो रही है, तो लेकिन ये जो डेल्टा ई है ये किसके कॉरस्पॉन्ड करता है, रोटेशनल एनर्जी लेवल। तो इस जो यहां पर इस स्कैटर्ड फोटोन की जो ये आनी थी, तो इससे क्या तो एनर्जी कम होगी, कितनी कम, डेल्टा ई, या इनकी जो इंसिडेंट, क्योंकि इसकी जो स्कैटर्ड वाला था बच्चे वो इंसिडेंट के इक्वल था, यहां पे रेले लाइन दिखाई देना था, तो रेले की इंसेंट जो यहां पे जो वेव फ्रीक्वेंसी बोले या उसका वेव नंबर बोले तो ये दोनों सेम था। अगर अब मैंने म्यू बार रेले बोल दिया तो दिस इज इक्वल्स टू म्यू आई, ये इंसिडेंस के इक्वल था, तो इंसिडेंस से डेल्टा ई कम हो जाएगा और ये इंसिडेंस रेडिएशन इस वाले से, क्योंकि दोनों सेम है तो इससे ये डेल्टा ई ज्यादा। तो अब ये रमन शिफ्ट बताता है कि इससे कितना ज्यादा या कम होएगा वो स्कैटर्ड फोटोन की ये डेल्टा ई। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि यहां पर हमने लिखा म्यू रमन लाइंस, म्यू बार लिखेंगे, अगर म्यू बार ना लिखते तो आप यहां क्या लिखते हैं, यहां पे ये ई लिखते हैं, यहां पर इस तरीके से ये ई वाला जो हमने सिंबल यूज किया ये वाला, म्यू रमन इक्वल्स टू, क्यों, रमन की क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू म्यू रेले लाइन, इस रेले की जो इंटेंसिटी होगी, जो वेव नंबर होगा वो उसकी इंसिडेंट रेडिएशन के इक्वल होगा। तो इस रेले की जगह आप आई भी यूज कर सकते हो, या आप इसी का सिंबल यूज रेले लिखते, या इसी की जगह आप क्या लिखते, म्यू बार आई, ये इंसिडेंट रेडिएशन के इक्वल होगा बच्चे। अब यहां पे प्लस माइनस, यहां पे आप लिखोगे डेल्टा ई, डेल्टा ई लिखोगे या म्यू के रिस्पेक्ट में लिखोगे तो क्या लिखोगे, डेल्टा म्यू बार, क्योंकि वेव, या जो आप दूसरी एनर्जी की रिस्पेक्ट में लिखते तो डेल्टा ई, ये वाला ई लिखते हैं यहां पर हम लोग, जो हमने लिखा है यहां पर डेल्टा कैसे लिखते, ये वाला डेल्टा ई लिखते, क्योंकि ये सेम ही एक्सप्रेशन है, दोनों ये दोनों के दोनों सेम ही एक्सप्रेशन है हमारे पास, अलग अलग नहीं। तो ये हो गया, और इसको क्या बोला हम लोगों ने, रमन शिफ्ट, दिस इज कॉल्ड रमन शिफ्ट। तो ओवरऑल जो ये डेल्टा ई है, देखो यहां पे डेल्टा म्यू बार लगा दिया, कंफ्यूज मत होना कि इस केस में जब हम रमन करेंगे तो इस डेल्टा ई की जगह ये म्यू बार लिख के सिंबल चलेंगे कि वेव नंबर के रिस्पेक्ट में, रोटेशनल भी हम ऐसा कर सकते थे। अब यहां से हमारे पास ये आ गया, देखो अब हुआ क्या, हमारे पास ये डेल्टा ई आ गया या डेल्टा म्यू बार आ गया। अब ये डेल्टा म्यू बार के अंदर अब हम देखें कि हमारे पास दिखाएंगे, देखो ये j इक्वल्स टू 0 लेवल लिया, फिर ये क्या लिखा हम लोगों ने, j इक्वल्स टू 1, ये क्या लिखा, j इक्वल्स टू 2, j इक्वल्स टू 3, j इक्वल्स टू 4। क्या किया, अगर हम 0 से 2 पे ले जाएं या 1 से 3 पे ले जाएं, 2 से 4 पे ले जाएं, तो यहां पे डेल्टा j कैसा आ जाएगा, +2। लेकिन अगर हम इसका अपोजिट करें, 2 से किस पे ले आए, 0 पे ले आए, 3 से किस पे ले आए, 1 पे ले आए, या 4 से किस पे ले आए, 2 पे ले आए, तो यहां पे डेल्टा j क्या हो जाएगा, -2, कि अपोजिट हो गया हमारे पास। अब देखो क्या हुआ, अगर डेल्टा जे 0 था, डेल्टा जे 0 था, डेल्टा जे 0 था हमारे पास, तो उस टाइम पे हमने बोल दिया था वो क्या देता है, रेले, RAYLEIGH, रेले लाइन देता था हमारे। तो अगर हम यहां पर इसका ये रमन शिफ्ट निकाले, डेल्टा म्यू बार निकाले, और ये किसके लिए निकाले, हम वैल्यू पुटअप करेंगे। देखो ये रमन शिफ्ट थी, डेल्टा म्यू बार क्या था बच्चे, रमन शिफ्ट। अगर हम निकाले कि अगर ये 0 से 2 पे जा रहा था, कितने पे, 0 से 2 पे जा रहा था, इसका मतलब है कि जो हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन होगी डेल्टा j +2 के लिए, वो कहां से स्टार्ट होगी, 0 से। तो ये दिस इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, देखो ये अब ये यहां पर आएगा बच्चे, इसको ये किसके इक्वल होगा, अब यहां पर मैं j की वैल्यू 0 रखूंगा। अगर j की वैल्यू 0 रखी मैंने, j की वैल्यू 0, क्योंकि यहां पर j की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2, ये अप टू n हो सकती है। जब 1 रखेंगे, j की वैल्यू 0 रखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4b 0 प्लस यहां पर क्या हो गया, ये 6b, इस तरीके से, क्योंकि मल्टीप्लाई के अंदर था तो 6b था, तो यहां से क्या आएगा, दिस इज इक्वल्स टू 6b। अब यहां पर ये किसके लिए था, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा म्यू की वैल्यू, हमारे पास रमन शिफ्ट की वैल्यू इतनी आ गई, किसके लिए, जब j की वैल्यू 0 ने, कि 0 से ये ऊपर गया था। अगर हम डेल्टा म्यू बार निकालते, रमन शिफ्ट निकाल रहे किसके लिए, 1 से 2 के लिए, तो ये किसके लिए, अब हमें 1 रखना पड़ता है यहां पर, क्यों, क्योंकि 1 से गया तो ये लोअर लेवल का है, जब 1 से जाएगा तो यहां पे कहेगा 4b, ये 1 आ गया प्लस 6b, तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 10b इक्वल्स टू 10b। तो ये किसके लिए, j इक्वल्स टू 1 के लिए था। डेल्टा म्यू बार ये किसके लिए, अगर मैं 2 से 4 के ऊपर चला जाऊं इस तरीके से बच्चे, तो कितना आ जाएगा, 2 रखूंगा तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14b। ये किसके लिए, j इक्वल्स टू 2 लेवल के लिए था। फिर डेल्टा म्यू बार 3 के लिए भी कर दें, 3 से कहां जाएगा, 5 पे, तो ये कितना आ जाएगा, अगर 3 के 12 और 6 कितना, 18b, ये किस एनर्जी लेवल के लिए था, j इक्वल्स टू 3।
अब देखो बच्चे इसको कैसे दिखाएंगे, कह रहा है कि ये हमारी फर्स्ट लाइन आनी थी क्या, अगर हम स्टोक्स या एंटी स्टोक्स लाइन के लिए बात करते हैं तो हमें पता था कि ये रमन था। इसको अगर हम ऐसा लिखें म्यू बार स्टोक्स, स्टोक्स लाइन क्यों था, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा भी हो सकती थी कम भी, अगर एनर्जी कम हो गई उसकी तो हम स्टोक्स लाइन लिखते हैं। तो ये क्या था म्यू आई, यानी कि अब रेले को इंसिडेंट के इक्वल रखा है और इसके अंदर से माइनस डेल्टा म्यू बार ऐसा लिखते थे कि रमन शिफ्ट को माइनस करते थे। म्यू बार एंटी स्टोक्स के लिए हम क्या करते थे, दिस इज इक्वल्स टू म्यू आई और प्लस डेल्टा म्यू बार करते थे ये। तो अब हमने देखा कि ये जो डेल्टा म्यू है वो डिपेंड करेगा, वो 0 से 2 पे गया, 1 से 2 पे, फिर 2 से 4 के ऊपर, इसलिए 3 से 5 पे, क्योंकि डेल्टा जे कैसा +2, ये स्टोक्स के लिए +2 और एंटी स्टोक्स के लिए क्या था मेरे पास माइनस। तो अब हमने क्या देखा कि जो ये रमन शिफ्ट आएगी हमारे पास, ये अब हम जो फर्स्ट रमन शिफ्ट आएगी वो कितनी आएगी, जे इक्वल टू 0 के लिए, फिर जे इक्वल्स टू 1 के लिए, फिर जे इक्वल्स टू 2 और जे इक्वल्स टू 3। अगर हम इसको दिखाते तो कैसे दिखाते, देखो बच्चे अब हम ऐसा बनाइए डायग्राम बनाते हैं, हमारा ये ऐसा बना देते, ये बनाए। तो जब हमारा जे डेल्टा जे 0 था तो ये क्या था रमन, ये कौन सी थी रमन शिफ्ट थी, सॉरी रमन नहीं, ये क्या था रेले लाइन थी, जब डेल्टा जे इक्वल्स टू क्या था 0। अब क्या निकाला हम लोगों ने, यहां पर जे की वैल्यू 0, फिर क्या हो गया जे की वैल्यू 1, फिर जे की वैल्यू 2, फिर जे की वैल्यू 3। और जब हम इस साइड लिखते हैं तो हम इसको बोलते थे यहां पर दिस इज एंटी स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक्स लाइंस। और ये डेल्टा जे 0 का मतलब क्या था, ये म्यू आई था, ये म्यू बार आई, यानी कि रेले लाइन की जो हमारे पास आएगी वो म्यू आई या म्यू बार रेले लिखा था। अब यहां पर भी जे इक्वल्स टू 0, जे इक्वल्स टू 1, जे इक्वल्स टू 2, जे इक्वल्स टू 3 ये, और ये क्या लिखा था स्टोक्स लाइन, दिस इज स्टोक्स लाइन। अब हुआ क्या हमारे पास कि यहां पर j इक्वल्स टू 0 के लिए जब हमने लिखा तो डेल्टा ये एनर्जी डिफरेंस कितना आया 6b का आया, और जब हमें पता है कि जब हम करते हैं एंटी स्टोक्स के अंदर तो मेरे पास ये 6b का क्या हो जाएगा एडिशन। इसका मतलब क्या है, अगर हम लिखें इस तरीके से म्यू बार एंटी स्टोक्स लाइन हो गई, ये म्यू बार क्या लिखा है एंटी स्टोक लाइन बच्चे, और इसको 1 लिख दिया कि मैं फर्स्ट लाइन के बारे में बात कर रहा हूं। जब फर्स्ट लाइन के बारे में बात करूंगा तो ये किसके इक्वल होगा म्यू आई बार प्लस डेल्टा म्यूजे। डेल्टा म्यूजे फर्स्ट के लिए क्या होता है, फर्स्ट होती है जब वो 0 से 2 पे जाता है, तो कितना 6b का, तो इसका मतलब प्लस 6b। किसका मतलब कि जो पहली एंटी स्टोक्स लाइन आएगी ये किसके लिए होती है, जब j की वैल्यू 0 है, और एक्चुअली कौन सी ट्रांजिशन को दिखा रहा है, जब 0 से 2 पे जा रहा है, 0 से मॉलिक्यूल किस पे जा रहा है 2 पे, यहां पर ये 1 से किस पे जा रहा है 3 पे। अब ये ऐसा हो गया तो इसका मतलब जो पहली लाइन आएगी बच्चे वो हमारे इससे 6b के डिफरेंस पे आएगी, और उसकी ज्यादा जो वेव नंबर होगा वो 6b से ज्यादा होगा ये रेले से। अगर मैं म्यू बार सेकंड एंटी स्टोक लाइन करता हूं कि मेरी सेकंड एंटी स्टोक लाइन कहां आएगी, तो ये क्या आएगा म्यू आई बार, अब कितना 10b, तो प्लस क्या हो गया 10b हो गया। तो प्लस 10b का मतलब क्या हो गया कि ये इससे इस रेले से 10b ज्यादा आता, तो 6 का तो डिस्टेंस से ये, इसका मतलब इससे आगे वाला कितना आ जाएगा ये 4b का डिस्टेंस बच्चे सेकंड। अगर हम म्यू बार ये 3 एंटी स्टोक्स लाइन बताते कि हमारी जो कहां पर आएगी, तो ये क्या है म्यू बार आयोटा, अब कितना म्यू बार आई प्लस 14b। अरे यहां तक फर्स्ट लाइन तक तो 10 का हो गया, इसका मतलब आगे कितना आएगा फिर दोबारा 4b पे, और नेक्स्ट कितना 4b पे। तो ये एक्चुअली जो दिखा रहा है ये ट्रांजिशन दिखा रहा था कि इससे हमारी जो रोटेशनल एनर्जी लेवल डेल्टा जे +2 है तो 0 से जाएगा तो ये पहली स्टोक एंटी स्टोक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर वो 1 से 3 पे जाएगा तो सेकंड एंटी स्टोक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, फिर 3 का, और उसकी एनर्जी इससे कितनी ज्यादा होगी, ये एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगा। जब हम जे की वैल्यू लोअर रखेंगे तो इस तरीके से हमारे पास आएगा ये वाला। अब हुआ क्या, अगर अब हम इसके बाद देखते हैं स्टोक्स लाइन, तो स्टोक्स लाइन के लिए भी हमारे पास क्या हो गया, तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया था। अब जो वैल्यू हमने डेल्टा ये जे की निकाली थी 6b 10b 14b 18b, अगर मैं स्टोक्स के लिए निकालूं तो यही मेरे को क्या करनी पड़ेगी माइनस करनी पड़ेगी। अगर हम माइनस करेंगे तो कैसे लिख सकते, ऐसा कि फर्स्ट अगर मैं म्यू बार फर्स्ट लगा लूं और कौन सी लाइन के लिए स्टोक लाइन के लिए निकालूंगा, तो स्टोक लाइन के लिए क्या आ गया ये आगे रेले लाइन, अब इसके अंदर से माइनस डेल्टा म्यू आएगा, और ये कौन सा आएगा फर्स्ट आएगा, जो कि 0 से जब मैं फर्स्ट निकालूंगा तो ये क्या था ये रे फर्स्ट ही तो था, ये पॉजिटिव के लिए करता तो माइनस के लिए करता तो मेरे पास क्या जाता है प्लस माइनस तो माइनस, तो इसका मतलब यहां से माइनस क्या आएगा -6b। तो ये फर्स्ट स्टोक। सेकेंड स्टोक लाइन कहां पर आएगी म्यू बार आयोटा, अब कितना -10b। फिर ये थर्ड सेकेंड थी, ये थर्ड कहां पे आती
तो ये म्यू आयोटा माइनस 14b। ऐसे ही इसका मतलब कि जो फर्स्ट स्टोक लाइन आएगी बच्चे वो कितने पे आएगी 6b के डिफरेंस पे, सेकंड कितने पे आएगी 4b के डिफरेंस पे, फिर थर्ड कितने पे आएगी फिर 4b के डिस्टेंस पे। अरे क्योंकि ये सेम यही तो डेल्टा ई का है, प्लस करूंगा तो यानी कि हमारी जो रेले लाइन की थी उससे एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी इतनी इतनी, अगर इसमें से माइनस कर दिया तो उसकी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगा हमारे पास। तो अब यहां से हम लोगों ने देखा कि यहां पर इंटेंसिटी पैटर्न क्या होगा, तो हमें एंटी स्टोक्स लाइन मिली और ये क्या मिल गया स्टोक्स लाइन। अगर हम इसके अंदर इंटेंसिटी की बात करते हैं, इंटेंसिटी, तो यहां पर जो इंटेंसिटी का पैटर्न किया था हम लोगों ने, तो कह रहा कि नॉर्मली क्या हो गया ये स्टोक्स, और नॉर्मली ऐसा होता है बच्चे, नॉर्मली रेले की सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होती है, रेले की, फिर स्टोक की, फिर किसकी एंटी स्टोक, ऐसा। लेकिन बट इन प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा क्या बोल दिया कि दोनों की जो स्टोक और एंटी स्टोक की उसकी इक्वल इंटेंसिटी होती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चे वो सभी एनर्जी लेवल्स पे होते हैं, तो उनके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी उतनी और नीचे आने की भी। तो इन केस ऑफ प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा इंटेंसिटी ऑफ बोथ क्या बोल सकते हैं, स्टोक एंड एंटी स्टोक लाइंस, इंटेंसिटी ऑफ बोथ स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइन are nearly same as the molecules are present in all rotational energy levels। बच्चे एक चीज ध्यान देना, मैंने कहीं स्टोक की स्पेलिंग STOC के लिख दिया, कहीं STO के लिखा, जो करेक्ट स्पेलिंग है इसकी हमारे पास ये होती है STOKE, स्टोक्स। एंटी स्टोक्स में C नहीं आता, यस STOKE आएगा। तो ये हमने देखा कि नॉर्मल इंटेंसिटी ऐसा होता है क्योंकि हमारे पास नीचे से नॉर्मली क्या था, अभी हम वाइब्रेशनल में देखेंगे तो ग्राउंड स्टेट के अंदर ज्यादा मॉलिक्यूल्स होने की प्रोबेबिलिटी होती है, तो वो ज्यादा आ जाएंगे, लेकिन हायर में कम होता है। लेकिन इस जब हम रोटेशनल की बात करते हैं तो इक्वल करें सभी में मॉलिक्यूल्स है, तो वो नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं और ऊपर से नीचे। तो ये आ गया। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा पूछेगा कि हमारे पास कहां कहां पर आएगा, तो यहां से हमने 3 पॉइंट निकाले। जो फर्स्ट पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं बच्चे कि जो फर्स्ट स्टोक या एंटी स्टोक्स आएगी फ्रॉम रेले लाइन से उसका डिस्टेंस कितना है 6 बीटा है, 6b। लेकिन जो फाइनली कंजिक्यूटिव्स है तो हम बोल सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट स्टोक एंड एंटी स्टोक लाइन फ्रॉम रेले लाइन is of 6b। second, and the energy difference between each consecutive stokes and anti-stokes lines are या इज 4b। अगर हम बोले कि फर्स्ट ये एंटी स्टोक और फर्स्ट एंटी स्टोक के बीच में कितना डिस्टेंस आएगा, तो ये कितने पे आएंगे 12b पे। तो जो फर्स्ट एंटी स्टोक्स और जो फर्स्ट आएगी जो एंड द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट स्टोक एंड एंटी स्टोक लाइन इज 12b, क्यों यही हमारे पास ऐसे। लेकिन बच्चे इसके अंदर 2-3 केस और आते, तो आपने जो याद रखने का क्या था कि हमारे पास ये होता है फॉर्मूला कि जो डिफरेंस आएगा हमारे पास शिफ्ट के अंदर वो रेले से प्लस माइनस एनर्जी कम हो सकती थी ज्यादा। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो डेल्टा म्यू का लिखा था हम लोगों ने, ये लिख दिया था
यहां पर हमने लिखा था अभी। तो अब क्या हुआ, जब उसकी वैल्यू करते और ये किसकी वैल्यू आई थी, इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास 4bj प्लस 6b के इक्वल आई थी। तो अब हम क्या करते हैं, डिफरेंट j की वैल्यू लिखते हैं 0 से 0 1 2 3, तो वो डिफरेंस दे देगा हमारे पास, ये हमें डिफरेंस दे देगा ये डेल्टा म्यू वाला। तो उसमें हम ऐड करते रहेंगे तो हमें क्या मिलेगी, एंटी स्टोक्स लाइन। अगर ये जो वैल्यू है हम उसको क्या कर दें, माइनस कर देंगे, ओवरऑल ये इकट्ठा ही मिलेगा। अगर माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, स्टोक्स लाइन। तो ये था डिफरेंस और ये इसके क्या थे, एक पॉइंट। तो जिसके बाद दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी हमारे इस लेवल पे नहीं, लेकिन अभी हम यही कर लेते हैं। क्या, तो फर्स्ट पॉइंट है, क्या कहता है, इन केस ऑफ होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मोलिक्यूल्स लाइक N2D2H2 द अल्टरनेट rotational lines are of high and weak intensity। कि नॉर्मल, अभी तो हमने बोला था कि जो इंटेंसिटी होनी थी सभी की सेम होनी थी हमारे पास, लेकिन क्या बोला है कि इसके अंदर क्या हो गया बच्चे, अगर हम इन मॉलिक्यूल्स का बनाते हैं तो रोटेशनल स्पेक्ट्रम में ही आते हैं। देखो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी की क्या आती है, रेले लाइन, फिर ये j इक्वल्स टू 0, j इक्वल्स टू 1, फिर j इक्वल्स टू 2, फिर j इक्वल्स टू 3, ऐसे ही j इक्वल्स टू 1, j इक्वल्स टू 2, j इक्वल्स टू 3, ये आ गया। तो कह रहे यहां पर इसका कि ये जो इंटेंसिटी है j इक्वल्स टू 1, कह रहे कि ये तो रेले की सबसे ज्यादा थी, अब ये स्ट्रोंग हो जाएगी तो इसकी ये वीक कम दिखाई देगा, फिर ये स्ट्रोंग हो जाएगा, ये क्या दिखाई देगा, वीक। पहले सभी की इंटेंसिटी सेम थी, ऐसे ही ये इक्वल्स टू j इक्वल्स टू 0 पे था तो ये स्ट्रोंग है, फिर ये क्या हो जाएगा, वीक, फिर ये क्या हो जाएगा, स्ट्रोंग, ये क्या हो जाएगा, वीक। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। यहां पे इसका जो रीजन है वो क्या, उसका न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, ये I होता है, ये I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हुआ, अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसके लिए I की वैल्यू 1/2 होती है, ड्यूटेरियम के लिए बात करें तो I की वैल्यू 1 होती है, ये 1। अगर हम नाइट्रोजन के लिए बोले तो I की वैल्यू क्या होती है, 1। अब जो इंटेंसिटी होती है यहां पर इन केस में मॉलिक्यूल्स में जो इंटेंसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इस तरीके से 2I+1 इंटू I+1 डिवाइडेड बाई 2I+1 इंटू I, ये फॉर्मूला होता है। और ये क्या होता है, J ओड डिवाइडेड बाई J इवन, कि अगर J ओड होगा तो उसकी इंटेंसिटी इसके प्रोपोर्शनल होगी, जो J इवन की लाइन होगी उसकी इंटेंसिटी इससे प्रोपोर्शनल। अगर हम रेशियो निकालें तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, से हाइड्रोजन, इन केस ऑफ से हाइड्रोजन, तो जो इंटेंसिटी अल्टरनेट की वो वीक और स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन कितनी स्ट्रॉन्ग या कितनी वीक होती है वो इस फॉर्मूला बताता है। अगर हम I की वैल्यू से हाइड्रोजन के लिए निकालें तो हमें पता है J ओड अपॉन J इवन क्या हो जाएगा, J ओड की इंटेंसिटी अपॉन J इवन की इंटेंसिटी, दिस इज I करूंगा तो 2I+1/2 कर दो, कैंसिल हो गई, कितना हो जाएगा 2 इंटू 3/2 डिवाइडेड बाई यहां से फिर कितना 2 इंटू 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, कितनी 3। इसका मतलब जो ओड लाइंस होंगी वो 3 टाइम इंटेंस होंगी। क्या, तो इन केस ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है, ओड लाइंस आर 3 टाइम्स क्या इंटेंस देन इवन लाइंस। इसको डेप्थ में अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे क्वांटम नंबर आ जाएगा, उसको हम निकालेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आता है ये ज्यादातर। तो अब हम इसका डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम लोगों ने किया कि जो इंटेंसिटी होगी इसके इक्वल होगा J ओड और इवन के लिए। तो अगर मैं D की वैल्यू I रख देता, अगर मैं ड्यूटेरियम की बात करता ड्यूटी के केस में, तो ये 3 टाइम इंटेंस नहीं आता, वो अलग आ जाता। तो यहाँ पे 1 रखता तो ये क्या हो जाता, ओवरऑल 2+1 3, 2+1 3 कैंसिल हो जाता, ये 2। तो ड्यूटेरियम के केस में जो इंटेंसिटी आती ओड लाइंस की वो क्या होती, ओड लाइंस कितने टाइम्स होती, ओड लाइंस आर 2 टाइम्स इंटेंस, ये ऐसी आ जाती। नॉर्मली हमने बोला था सभी की इंटेंसिटी सेम आएगी क्योंकि मॉलिक्यूल सभी रोटेशनल एनर्जी लेवल में हो सकता है, तो सभी की इंटेंसिटी ऐसे आनी चाहिए थी। तो अगर ऐसा आ गया, लेकिन कुछ जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके अंदर ऐसा नहीं होता, वो अल्टरनेट होता है। फिर ऐसे ही एक और क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, क्या, अगर हम सर्टेन मॉलिक्यूल्स लेते हैं लाइक O2 CO2, तो इस केस में भी हमारे पास, बट इन केस ऑफ, सेकेंड एक पॉइंट है, इन केस ऑफ molecules like O2, CO2, C2,
तो यहां पर ऑक्सीजन के लिए आई की वैल्यू 0 होती है, ऐसे ही कार्बन के लिए आई की वैल्यू यहां पर क्या होती है 0। अल्टरनेट रोटेशनल लाइंस आर एब्सेंट। इसमें भी हम रोटेशनल काउंटर नंबर की बात करते हैं, तो कह रहे हैं कि इसके अंदर जो अल्टरनेट रोटेशनल लाइंस होंगी बच्चे वो क्या हो जाएंगी, एब्सेंट हो जाएंगी। तो अब क्या हुआ, इन केस ऑफ CO2 एंड O2 even J-even lines are absent, J-even lines are absent, इसमें ये एब्सेंट होती है। बट इन केस ऑफ क्या, अगर हम लिखें C2 J-odd lines are absent। बस ये ध्यान रखना है बच्चे, अगर ऐसा हो गया तो क्या इसका स्पेक्ट्रा कैसा मिलेगा, देखो ये रेले लाइन मिलती है हम लोगों को, तो इससे हमारा डिफरेंस आ जाएगा, ये J इक्वल्स टू 0 पे, J इक्वल्स टू 1 पे, J इक्वल्स टू 2 पे, J इक्वल्स टू 3 पे। ऐसे यहां पर क्या है, J इक्वल्स टू 0, J इक्वल्स टू 1, J इक्वल्स टू 2, J इक्वल्स टू 3। यहां पर E1 लाइन एब्सेंट हो जाएगी। अगर मैं O2 का स्पेक्ट्रा देखूंगा तो O2 के स्पेक्ट्रा के अंदर क्या है, अब हमारी J इक्वल्स टू 0 E1 है, ये एब्सेंट हो जाएगी, यहां पे कोई लाइन नहीं दिखेगी, फर्स्ट लाइन हमें यहां पे दिखाई देगी, ये तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी, फिर 2 नहीं दिखाई देगी 3। इसका मतलब क्या होगा बच्चे, जो एनर्जी डिफरेंस आएगा फर्स्ट एंटी स्टोक लाइन में, एंटी स्टोक लाइन किसके केस में, यहां पर O2, ये कितना आएगा, क्योंकि पहला 6B होता था फिर 4B, तो ये कितना आ जाएगा 10B। अब ये 4B तो दूसरा कितना आ जाएगा 8B। तो नॉर्मली जो 4B सक्सेसिव डिस्टेंस होता था वो 8B हो जाएगा, फर्स्ट के केस में कितना हो गया 10B। ऐसे ही हमारे पास जब एंटी स्टोक देखेंगे तो ये लाइन एब्सेंट हो जाएगी, हमें एक ही लाइन दिखाई देगी, इसका भी डिस्टेंस कितना, क्योंकि 6B ये था 4B, ये कितना हो गया 10B, फिर कितना हो जाएगा 2 नहीं दिखाई देगी 3 दिखाई देगी, ओवरऑल ये भी कितना 8B हो जाएगा। लेकिन अगर हम C2 करेंगे तो मेरी क्या हो जाएगी, ओड लाइन एब्सेंट। तो फर्स्ट तो 6 वाली दिखाई देती, लेकिन इस केस में हमारी J इक्वल्स टू ये 1 3 5 वाली नहीं होती, तो इस केस में भी एनर्जी डिफरेंस है। तो इस केस में जो फर्स्ट एनर्जी डिफरेंस है स्टोक और एंटी स्टोक का, नॉर्मली हमारे पास कितना था 12 का था, 6 और 6 का 12 का था, लेकिन यहां पे 10 और 10 कितना होगा 20B का हो जाए। तो ये था हमारे पास रोटेशनल स्पेक्ट्रा, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा, और वहां पे जनरली हम लोगों ने स्टोक और एंटी स्टोक्स निकाली लाइन। स्टोक्स की जो वेव नंबर या एनर्जी बोलूंगा वो ज्यादा होती है रेले से या इंसिडेंट्स वाले से, और एंटी स्टोक्स की ज्यादा होती है और स्टोक्स की क्या होती है कम होती है, और वो कम होती है उसकी रमन शिफ्ट के इक्वल, और उसकी वैल्यू भी हमने निकाली थी 4BJ + 6B। तो ये हमारे पास था बच्चे। अब इसके बाद हमारे पास आता है प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा, कि अगर हम अब जो एनर्जी डिफरेंस था, जो हम एनर्जी डिफरेंस निकाल रहे थे, जो डेल्टा E हमने लिखा था, वो अगर कोरोस्पोंड करे किसके, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के, तो हमारे पास आ जाता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। अब हम देखते हैं कि ये क्या होता है।